नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार सहारण आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नरेश सहारण पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई उमंग और उल्लास के साथ बीएससी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैथ्स क्लासेस के साथ साथ प्रतियोगी एग्जाम में जो मैथ्स आती है उसके लिए मैं आज मैथ्स की ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं। और इसी कड़ी में आज हम सर्वप्रथम मैथ्स का पहला टॉपिक जो कि क्या है, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ्स के वीडियोज मैंने ये बहुत सारी गाइडों से और कोचिंगों से अध्ययन करके फिर मैंने इस वीडियो का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्णय किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संख्या, सर्वप्रथम संख्या किसे कहते हैं या नंबर। विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है वह क्या है, संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या। देखिए स्टूडेंट्स, संख्या के अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और करोड़। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंक है वो कुल यहाँ से 0 और 1 से लेकर 9 तक, इन कुल 10 अंकों की सहायता से हम कोई भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमें 2 अंकों के अंदर कोई संख्या लिखनी होगी तो वो किस प्रकार से लिखी जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास x एक इकाई अंक है और दहाई है वो y है, तो इसे हम x और प्लस का चिन्ह और y इंटू 10 लगेगा। यहाँ पर दहाई के अंदर कितनी शून्य आती है? 1 आती है, तो यहाँ पर y गुणा 10 और प्लस x मान लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अंक का शुद्ध मान क्या होता है? अंक का शुद्ध मान या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, या फिर अंक का शुद्ध मान, या इसका दूसरा नाम क्या है, जातीय मान या फिर अंकित मान। कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर शुद्ध मान न देकर क्या पूछ लिया जाता है, जातीय मान या फिर अंकित मान। तो मैंने यहाँ पर तीनों के तीनों नाम ऐड कर दिए। तो देखिए स्टूडेंट, अगर किसी भी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, जहां पर अंक होता है वही उसका क्या होता है, शुद्ध मान होता है स्टूडेंट्स, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 25,946 में 9 का शुद्ध मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें शुद्ध मान पूछा है, क्या शुद्ध मान, तो 9 का शुद्ध मान खुद 9 ही होता है। अगर हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर 4 का शुद्ध मान या फिर 4 का जातीय मान बताइए, तो 4 का जातीय मान 4 ही होता। क्या होता? 4 ही। अब देखिए स्टूडेंट, स्थानीय मान, कौन सा मान? स्थानीय मान, या इसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। किसी भी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, क्या जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का कहलाता है, वह उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट से, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 26,950 में 9 का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 9 का तो 9 और 9 के बाद में दाईं तरफ कितने अंक बच गए, उतने ही शून्य लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे? उतने ही शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर 9 के आगे 2 अंक है और 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 के आगे 2 शून्य लगेगी। इस प्रकार 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 900 होगा। इसी प्रकार अगर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 6 का अगर स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर याद करना हो तो क्या करना होगा, 6 के आगे कितने शून्य लगाने पड़ेगी हमें? 3। तो इस प्रकार 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6,000 निकल कर आएगा। कितना? 6,000। आगे देखिए स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याएं रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याएं
नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का दूसरा नाम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं इसे। ये महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, हिंदू अरबी संख्या। एक बार सीटेट 2011 के अंदर प्रथम 50 हिंदू अरबी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अगर हमें इस बात का भी पता नहीं है हिंदू अरबी संख्या कहते किसे हैं, तो फिर हम क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देंगे। तो हमें प्राकृत संख्या को तो ध्यान में रहती है, लेकिन हिंदू अरबी संख्या किसे कहते हैं ये आज तक हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कहाँ से समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हिंदू अरबी संख्या इसका दूसरा नाम ही क्या है, प्राकृत संख्याएं। एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक लिखी जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक है, अनंत तक। तो इसमें शून्य क्या होता है, सम्मिलित नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखिए अब क्वेश्चन ये उड़ता है हमारे दिमाग के अंदर, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है स्टूडेंट्स, 1 से शुरू होती है। अब देखिए प्राकृत संख्या कहाँ तक होती है, शुरू 1 से होती है, तो एंड इसका कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर एंड क्या होता, अनंत होगा, इसका एंड क्या होगा, अनंत। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होंगी, 1 होंगी, और इसका संकेत है वो कैपिटल एन या कई बार स्मॉल एन में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से आगे देखिए स्टूडेंट्स, पूर्ण संख्याएं, और इसका संकेत है वो क्या होता है, डब्ल्यू या वोवल नंबर। अगर प्राकृत संख्या के अंदर हम शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो उसे कौन सी संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक होंगी पूर्ण संख्याएं भी, अनंत तक होंगी। कहाँ तक होंगी, अनंत तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होंगी, 0 होंगी, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होंगी, 1 होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्याएं, कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। देखिए स्टूडेंट्स, इसे इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स। इसका संकेत है वो या तो आई से प्रेजेंट किया जाता है या फिर किस से प्रेजेंट किया जाता है, जेड से प्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स के मन में या दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर जेड से किस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जेड जर्मन शब्द जेहेलिन या जेहेलिन से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, गिनना होता है। क्या अर्थ होता है, गिनना होता है। और जेहेल जिसका अर्थ क्या होता है, संख्याएं। इस प्रकार से पूर्णांक संख्या के अंदर जो पूर्ण रूप में क्या हो, संख्याएं हो, उसको गिना जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्याएं भी हम फिर से 3 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए शून्य पूर्णांक संख्या हो गई, और यहाँ पर शून्य पूर्णांक के दाईं तरफ कौन सी तरफ है, दाईं तरफ पॉजिटिव या धन पूर्णांक लिखे जाते हैं सदैव। क्या लिखे जाते हैं, धन पूर्णांक। और जबकि बाईं तरफ क्या लिखा जाता है, ऋण पूर्णांक। क्या लिखा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सम संख्याएं या फिर इवन नंबर्स, जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, या तो 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 हो, या फिर क्या हो, 8 हो, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएगी, सदैव और सदैव सम संख्याएं कहलाएगी। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्याओं जिनके अंदर 2 का पूरा भाग जाता हो, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं के एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे इसी कड़ी के अंदर विषम संख्याएं, कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्याएं। वे प्राकृत संख्याएं जो केवल या तो स्वयं से या फिर क्या हो, 1 से विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से नहीं।
अर्थात जिनके अन्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती है स्टूडेंट्स? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो एक क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो कौन सी संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तीन के अंदर या तो 3 का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार 3 भी एक कौन सी संख्या है? अभाज्य है। इसी कड़ी के अंदर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ये सभी की सभी क्या कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? कुल कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अगर हमें क्वेश्चन इसी के अंदर यह पूछ लिया जाए 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो यहां पर अगर हमें 50 तक मान पूछता तो कितना आंसर आता हमारा? 15। अगर हमें यही क्वेश्चन 25 तक पूछ लिया जाए तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी होती? 9। 25 तक तो 9 और 50 तक के 15। अब देखिए स्टूडेंट्स, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं किसे कहते हैं? कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं, कॉम्पोजिटिव नंबर्स। वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो सके, ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है स्टूडेंट्स? भाज्य संख्याएं कहलाती है। जिनके आसानी से अन्य गुणनखंड या टुकड़े हो सके, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, भाज्य संख्या के अंदर 4 सबसे छोटी क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज रहता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं पूछी जाती है तो हम 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है? 2 तो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होंगी? 4 होंगी। और या क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होंगी? तो भी कितना होगा मान? 4 होगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 6। इसके अंदर इसके गुणनखंड करें हम तो 2 और 3 हो सकते हैं। इसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 2 और 3। तो और इसके अंदर 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, इसलिए ये दोनों और तीनों कंडीशन यहाँ पर लग रही है। तो इसलिए यहाँ पर 6 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य। तो यहाँ पर देखिए नोट के अंदर 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि क्या है? 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 के अंदर 2 का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है और 2 के हम गुणनखंड नहीं कर सकते, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी स्टूडेंट्स? 2 होंगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो मोस्ट है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होंगी? 4 होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे दिमाग में ये निकल कर आता है यहाँ पर कि एक कौन सी संख्या है? 1 है, वो कौन सी संख्या है? अब देखिए स्टूडेंट, 1 है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही क्या है? अभाज्य संख्या है। तो फिर कौन सी संख्या है? 1 है वो एक यूनिक संख्या है। कौन सी संख्या है स्टूडेंट्स? यूनिक संख्या है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, असहभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? असहभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स। कौन सी संख्याएं? को प्राइम नंबर्स। जब 2 प्राकृत संख्याओं का महसप या महत्तम समापवर्तक एक हो तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, बच्चों को हम महसप की फुल फॉर्म बताते ही नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी छात्र को पूछा जाता है महसप की फुल फॉर्म क्या होती है, मुझे बताया ही नहीं सर ने। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, महसप छोटी क्लासों के अंदर किसी भी टीचर को पढ़ाते समय फुल फॉर्म के अंदर लिखना चाहिए, शॉर्टकट के अंदर नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर महसप का पूरा नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक है। क्या है? महत्तम समापवर्तक है। और इंग्लिश में इसे HCF शॉर्ट के अंदर कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 और 5 दो संख्या ली हुई है और ये आप श्री के अंदर क्या है? असहभाज्य संख्या है।
क्योंकि 2 और 5 इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन मान नहीं आ रहा है और इसका मैसअप है वो कितना होता है, 1 होगा। तो इसलिए 2 और 5 कौन सी संख्या है, असहभाज्य संख्याएं। इसी प्रकार 3 और 7 इन दोनों का मैसअप भी कितना है, 1 है। कितना है, 1। ठीक इसी प्रकार 4 और 9 इनका भी मैसअप है कितना है, 1 है। तो ऐसी संख्याएं जहां पर दोनों संख्याएं का मैसअप निकालें तो कितना आए, 1 आए। तो ऐसी संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। कौन सी संख्याएं, रेशनल नंबर। और परिमेय संख्या का संकेत है वो क्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है, क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेशनल अंग्रेजी का शब्द है और इसकी व्युत्पत्ति है वो RATIO इस शब्द से हुई है। और देखिए अक्सर क्यू है वो अंग्रेजी शब्द क्यूटेंट से बना है और इसलिए परिमेय संख्या का संकेत है वो क्या लिया जाता है, क्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है, क्यू लिया जाता है। अब ऐसी संख्याएं जो P/Q रूप में प्रदर्शित की जा सके वो कौन सी संख्याएं कहलाती है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और जहां पर P और Q दोनों कौन सी संख्याएं होंगी स्टूडेंट्स, पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक का मतलब ये हुआ इसके अंदर शून्य भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा और धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं क्या होंगी, सम्मिलित होंगी। तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और जहां पर Q का मान क्या नहीं लेना चाहिए, हमें शून्य नहीं होना चाहिए या लेना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी सम्मिलित होती है, पूर्ण भी सम्मिलित होती है, पूर्णांक भी सम्मिलित होती है और भिन्न संख्या भी क्या होती है, सम्मिलित होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94। अगर इसको हम मैं सरल अनुपात के अंदर तोड़ूं तो यहाँ पर ये परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है या फिर भिन्न है। एक तरीके से क्या है, एक भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा तो परिमेय संख्या और भिन्न संख्या के अंदर अंतर क्या होता है, परिमेय संख्या और भिन्न संख्या के अंदर अंतर है किस बात का है फिर। अब देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या के अंदर मान -2/5 क्योंकि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो -2 एक ऋणात्मक संख्या हो सकती है और 5/-3 हो सकती है। माइनस के अंदर भी दोनों संख्याएं हो सकती है, अंश और हर के अंदर -17/-16 और -5/-7। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, 0/1 ये भी एक कौन सी संख्या है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या है। 0/1 क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि अंश के अंदर इसका मान 0 जो पूर्णांक संख्या होती है 0 के अंदर। अब देखिए 1 किसी भी संख्या के नीचे लगा दिया जाए हर के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस संख्या के अंदर। तो यहाँ पर 0/1 या फिर 0 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार -17/1 और -17 के अंदर 1 का अगर भाग लगाएंगे तो यहाँ पर मान -17 ही आएगा जो कि एक क्या है, पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। इस प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम भिन्न संख्याएं या फ्रैक्शन नंबर्स। यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है तथा P और Q दोनों ही क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या है, तो वो एक क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या के अंदर P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। कौन सी संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, भिन्न संख्या के अंदर ये P और Q क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर। इस प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, -5/-7 जिसका मान 5/7 है, परंतु ये एक परिमेय संख्या है न कि भिन्न संख्या है। देखिए इसे सरलीकरण करने के बाद में हमारा मान तो कितना आता है, 5/7 है। लेकिन ये कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि -5 है वो पूर्णांक संख्या के अंदर से है। किसके अंदर से है, पूर्णांक के अंदर से है। जबकि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें ये क्वेश्चन 5/7 दे दिया जाए तो ये एक भिन्न संख्या हो सकती है। क्या है, 5/7 है वो एक भिन्न संख्या हो सकती है। लेकिन -5/ और -7 ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न संख्या कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि भिन्न संख्या के अंदर सदैव और सदैव अंश और हर पॉजिटिव लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, पॉजिटिव भी लिए जाते हैं। और क्या इसके अंदर P और Q है वो कौन सी संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्याएं होंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है।
प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो तो क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या है वो एक भिन्न संख्या भी नहीं हो सकती। अब देखिए स्टूडेंट्स, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको पहले से। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक होंगी वो भी क्या होंगी, एक परिमेय संख्या। देखिए कैसे, जैसे -19 ले लिया मैंने मान, तो इसके अंदर अंश का मान तो 19 है, हर का मान में 1 रख दूं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ऐसी संख्या जो P/Q रूप में प्रदर्शित की जा सके, कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर पूर्णांक है वो क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक भिन्न संख्या है वो परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न है वो तो क्या है, परिमेय है, लेकिन प्रत्येक परिमेय है वो भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर ऋणात्मक मान लिए जाते हैं, और जबकि भिन्न के अंदर कभी भी ऋणात्मक मान नहीं आता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब हम भिन्न है उसके प्रकार पढ़ेंगे। भिन्न के प्रकार, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, भिन्न के कई प्रकार है। उचित भिन्न या इसे हम सम भिन्न भी बोलते हैं। क्या है, उचित भिन्न या फिर सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, उचित भिन्न और कोई भी भिन्न है तो वो अंश बट्टा हर के अंदर लिखी जाएगी। अब यहाँ पर उचित अंश है वो छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो, तो ऐसी भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। और जैसे इसे ट्रिक की सहायता से याद भी रख सकते हैं हम, किस प्रकार से, देखिए कोई भी एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके पोते को अगर कंधे पर रखकर कहीं भी भ्रमण करवाता है तो ये बात उचित लगती है हमें। क्या लगती है, उचित लगती है। लेकिन एक छोटा बच्चा और बुजुर्ग व्यक्ति को कंधे पर बिठाए तो ये क्या बात उचित है। तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। बड़ा मतलब बुजुर्ग, दादाजी, और यहाँ पर 2 क्या है, पोता याद रख सकते हैं। बुजुर्ग दादा है वो पोते को क्या रखता है, कंधे पर, तो ये बात क्या है, उचित है। तो यहाँ पर उचित भिन्न को समझने के लिए अंश क्या होना चाहिए, सदैव छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और अनुचित भिन्न इसकी ऑपोजिट या विलोम हो जाएगी, या इसका दूसरा नाम क्या है, विषम भिन्न भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, विषम भिन्न या इम्प्रोपर फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा, अंश तो बड़ा होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, अंश तो क्या होगा, बड़ा होगा, और हर क्या होगा, छोटा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, उचित और अनुचित, मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे दोनों। अब मिश्र भिन्न, कौन सी भिन्न, मिश्र या मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2c1/4 या फिर 3c1/2, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2 का 4 से मल्टीप्लाई और प्लस के अंदर 1 और बट्टे के अंदर क्या लग जाएगा, हर का मान कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 लग जाएगा। 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8 और प्लस 1, तो 9/4 लिख सकते हैं इसे। और इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 तिये 6 और 6 के अंदर 1 जोड़ दिया जाए 7, और 7/2 लिख सकते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, मिश्रित भिन्न, कौन सी भिन्न, मिश्रित भिन्न। अगर अंश और हर के अंदर दोनों ही भिन्न हो, या फिर अंश के अंदर भिन्न हो और हर के अंदर सीधी कोई प्राकृत संख्या हो, या फिर क्या हो, अंश के अंदर सिंगल प्राकृत संख्या हो और हर के अंदर एक भिन्न के रूप में हो, तो इस प्रकार की भिन्न है वो कौन सी भिन्न कहलाती है स्टूडेंट्स, मिश्रित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न 7/9, और इसका उल्टा हम क्या लिख सकते हैं, 9/7। अगर हमें कोई भी भिन्न दी हुई है 5/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5। ये इसका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम भिन्न या उल्टा मान कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कई बार लंगड़ा विधि या लंगड़ी विधि से इसको हल करते हैं, ऐसा नाम दिया जाता है इसे, वितत भिन्न। कौन सी भिन्न, वितत भिन्न। अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट के अंदर हो तो वो कौन सी भिन्न कहलाती है, वितत भिन्न कहलाती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बट्टा के अंदर 1 लगा लेंगे और यहाँ पर 5 लघुत्तम लेकर हल कर लेते हैं। और इस प्रकार की भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है, वितत भिन्न कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पर अनुचित भिन्न या विषम भिन्न को मिश्र भिन्न के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिश्र भिन्न को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? अनुचित भिन्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याओं का सरल या मानक रूप क्या होता है? परिमेय संख्या है उसका सरल या मानक रूप क्या होता है? यदि किसी परिमेय संख्या का हर क्या होना चाहिए? सदैव और सदैव क्या हो? धनात्मक हो, और अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और परस्पर क्या हो? अभाज्य हो। ऐसी संख्या परिमेय संख्या का सरल रूप कहलाती है या सरल रूप में होती है। मान लीजिए स्टूडेंट एग्जाम्पल है हमारे पास एक 8/-10। यहाँ पर हर क्या है? ऋणात्मक दिया हुआ है हमें। क्या है? हर का मान कितना है? ऋणात्मक 10 के अंदर है। तो सर्वप्रथम हम इसे सरल या मानक रूप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमें धनात्मक मान करना होगा। तो धनात्मक करना होगा तो अंश और हर के अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, -8 बटे क्या हो गया? 10 हो गया। 8/10 का मैसेप है कितना है? 2। तो दोनों संख्या है वो 2 से कटेगी, और ये मान तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं -4 बटे और कितना होगा? 5 होगा। कई बार हम भूलवश ऑप्शन के अंदर 4/-5 ये ऑप्शन भी रहता है, और एक ऑप्शन 4/-5 भी मिलेगा। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण हम भूलवश इस पर क्या कर देते हैं? टिक कर देते हैं कई बार। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या का सरल या मानक रूप निकालने के लिए हर का मान सदैव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हर का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस प्रकार इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, -10/15 यहाँ पर डायरेक्ट काट दिया जाएगा। यहाँ पर -2/3 यहाँ पर हर क्या है? पहले से पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये पहले से पॉजिटिव, और दोनों यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका सरल या मानक रूप क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो परिमेय संख्याओं x और y के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर क्या करना होगा? हमें x और y दोनों जो परिमेय संख्या दी हुई है उसको जोड़कर 2 का क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार या तो फिर शांत होगा या फिर क्या होगा? अशांत होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, शांत कब होगा या फिर अशांत कब होगा? अब केस फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं, जब शेषफल 0 हो जाता हो, अंश बटे हर, अगर अंश के अंदर हर का भाग दिया जाता है, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वहाँ पर शेष क्या होता है? 0 होता है। तो वहाँ पर शांत दशमलव होगा। कौन सा होगा? शांत दशमलव। जैसे एक एग्जाम्पल के अंदर 3 के अंदर 8 का अगर भाग लगाते हैं तो उसका मान 0.375 निकल कर आता है, और 1 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो 0.25 मान आता है। इस प्रकार यहाँ पर शेषफल का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर किस प्रकार का दशमलव मिलेगा? हमें शांत दशमलव मिलेगा। कौन सा? शांत दशमलव। अब देखिए, जब शेष कभी भी क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? जैसे 8 के अंदर 9 का भाग देते हैं तो यहाँ पर मान 0.888 अनंत तक चलता रहता है मान। तो देखिए स्टूडेंट्स, भाज्य 8 है हमारा, भाजक 9 है, और भागफल 0.88। अगर प्रत्येक अक्षर या कोई भी अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर हम 0.8 और इस तरह से ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? बार का चिन्ह। तो यहाँ पर पुनरावृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है ये बार का चिन्ह। इसका मतलब ये हुआ 8 है, उसकी बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार की कंडीशन हो तो वहाँ पर अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति या फिर अशांत का दूसरा नाम है अनवसानी आवृत्ति होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार वो 2 प्रकार का होगा, या तो शांत होगा या फिर क्या होगा? अशांत। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत हो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की केवल 2 स्थितियां होती है, या तो वे क्या होते हैं? शांत होते हैं, या फिर क्या होते हैं? अशांत आवृत्ति होते हैं। क्या होंगे फिर दूसरी कंडीशन?
अशांत आवर्ती होते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 3.1426 7 8 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसे को p बटा q रूप में लिखिए। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, या तो परिमेय संख्या लिखिए या फिर p बटा q रूप में लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर किसी भी अंक की पॉइंट के बाद में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तब हमें क्या करना होगा, वन हर के अंदर वन लगाकर और कितने अंक बाद में पॉइंट है वो गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर नीचे कितने शून्य लग जाएगी, 6 शून्य लग जाएगी। और शून्य लगने के बाद में ये जो फॉर्मेट आता है वो p बटा q रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर जब अशांत आवर्ती अंकों को p बटा q रूप में परिवर्तित करने की विधि, यहाँ से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कक्षा 9 के अंदर भी ये टॉपिक लगता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वीआईपी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर और सेकंड ग्रेड के अंदर यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। पहले दिए गए अशांत आवर्ती अंकों को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। अगर हमें इस प्रकार की कंडीशन हो जाए तो किस प्रकार से हल करेंगे, इसके लिए विधि है ये। तो सर्वप्रथम क्या करना होगा, उस मान के बराबर हमें क्या मानना होगा, x मान लेना है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल 7 में ले लिया है, 0.3333 3 की बार बार क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पर 0.3 का क्या लगा दिया, बार, और उसको समीकरण फर्स्ट दे दिया x के बराबर रखने के बाद में x बराबर मान रख लिया। सर्वप्रथम प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर यही करना होगा हमें। फिर क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, संख्या में जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, संख्या के अंदर जितने अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, उतने ही 10 के घातांक से दोनों पक्षों से क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 अंक सिंगल है, यहाँ पर एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे गुणा करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई, 10 की पावर 1 होगी। 10x बराबर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 3.333 मान आता है। तो इस प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 का 3 और पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पर देखिए पॉइंट है वो प्लस के अंदर है, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 0.333 और वापिस है समीकरण 1 से क्या है, x मान रखा है हमने, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, x। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, और पक्षांतरण करने के बाद में 10x में से 1x घटा देंगे तो मान कितना आएगा, 9x, और दाईं तरफ मान कितना है, 3। तो इस प्रकार x बराबर 3/9, या फिर इसे सरल करेंगे तो 1/3, जो हमारी कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग विधि से न कर करे, शॉर्ट ट्रिक देखिए, यदि दशमलव के दाईं तरफ के वे अंक जिनकी पुनरावृत्ति होती है उन्हें अंश के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो अंक बार बार आ रहा है उसे क्या लिखना है, अंश के अंदर लिखना है। कहाँ पर लिखना है, अंश के अंदर। और जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने ही 9 के अंक हर के अंदर लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात महत्वपूर्ण है, जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उतने ही 9 है वो कहाँ पर लिखेंगे, हर के अंदर लिख देंगे। ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर देखिए, 0 का 0 पॉइंट है वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 3 अंक की बार बार क्या हो रही है, आवर्ती, तो यहाँ पर 3 और बट्टे के अंदर कितने अंकों की आवर्ती हो रही है, 1। तो यहाँ पर 9 सिंगल आएगा, क्या आएगा, सिंगल। इसे सरल करेंगे तो 1/3, और यहाँ पर लॉन्ग विधि से किया तो भी 1/3। यहाँ पर देखिए कंपटीशन के अंदर टाइम का क्या होता है, अभाव, तो यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, मेल का पत्थर है, साबित होंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2.49 और 49 के ऊपर क्या है, बार का चिन्ह है। तो यहाँ पर 49 की क्या हो रही है, बार बार आवर्ती हो रही है। तो यहाँ पर 2 अंकों की बार बार आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पर 99 आएंगे हर के अंदर। किसके अंदर है, हर के अंदर है 99, और यहाँ पर 49। अब इस प्रकार से 2 के अंदर, 2 के बट्टे के अंदर 1, यहाँ पर 99 लघुत्तम ले लेते हैं, और लघुत्तम लेने के बाद में हल करने पर 247/99 मान निकल कर आता है, जो कि क्या है, p/q के रूप में है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 0 और 4 इस अंक की बार बार क्या हो रही है, आवर्ती, तो यहाँ पर 99 लग जाएगा हर के अंदर।
क्या लग जाएगा, 9 तो इस प्रकार से इसको सरल करने पर 499/99 ये मान निकल कर आता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।